हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे योर जीवन सर। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी दोस्तों। चलो बेटा टाइम वेस्ट ना करते बेटा, मैंने लास्ट टाइम आपको स्टार्ट किया था क्लास 10 का साइंस 1 का पहला चैप्टर जो था बेटा ग्रेविटेशन। सॉरी एक्चुअली मैंने आपको ये बोला था मैंने आपको कि मैं टेस्ट सीरीज मतलब लगभग मैं इस वीडियोस की बहुत सारी सीरीज डालने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा क्या तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने ग्रेविटेशन चैप्टर की सीरीज नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए दिल से सॉरी दोस्तों। लेकिन टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, वो भी पार्ट 1 हमारा हो चुका है कि क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है हमारा दोस्तों ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया। तो ये सारी चीजों के बाद बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा ग्रेविटेशन का पार्ट 2। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में क्या होता है सेंटर ऑफ मास। तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल है। जिस भी पॉइंट पे कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है, पूरा का पूरा जो मास होता है वो डिपेंडेंट होता है, आप कह सकते हो, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब क्या, जिस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का बेटा मास कॉन्सेंट्रेट होता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो कैसे बोलोगे, द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ अ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। याद रखना, बॉडी का अगर कोई भी बॉडी है उसके जिस पॉइंट पे किसी बॉडी का जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है तो उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। दोस्तों आपने बचपन में खिलौने से खेला होगा, एक चिड़िया थी जिसके चोंच पे आप फिंगर रखते मेरा बेटा, ये जो दिख रहा है आपको फिंगर, यही टॉयज है मेरा बेटा, जिसके पूरा का पूरा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था कोई खिलौने का मास का, वो उसके कहां पे होता है मेरा बेटा, वो उसके पीक पे होता है, इसके चोंच पे होता है बेटा। वो सब छोड़िए बेटा, आपने एक बचपन में बहुत सारी चीजें खेला होगा, आप बुक को लेते थे, बुक के कॉर्नर्स पर अगर आप फिंगर रख के इसको घुमा सकते थे नहीं, लेकिन वही अगर मैं आपको बोलता था कि मिडल में अगर रख के घुमाइए तो आप आसानी से घुमा लेते थे। तो दोस्तों वो एग्जांपल है कुछ सेंटर ऑफ मास का दोस्तों। तो याद रखना सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, तो याद रखो दोस्तों, द पॉइंट एट विच whole mass of a body is concentrated is called center of mass। तो दोस्तों ये था हमारा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों क्या होता है एक साइंटिस्ट की एंट्री हुई। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको मास और वेट का तो मैंने बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, इसका डिस्कवर किसने किया था, इसको किसने बताया था। तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताए थे सर हमारे आइजैक न्यूटन चाचा। क्या बात है। तो दोस्तों न्यूटन चाचा ने, हमारे जो सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, समझ लीजिए कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, किसी भी दो बॉडी के अंदर या किसी भी दो बॉडी के बीच में या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। मैंने बोला ये इस यूनिवर्स में, इन द यूनिवर्स, दो जो बॉडी होती है वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्शन करती है, अट्रैक्ट करती है, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो दोनों बॉडी के मास के, मास तूफान उठेगा, वो मास तो ठीक है, वो नागार्जुन का मास नहीं है मेरा बेटा, लेकिन मास मतलब फिलहाल याद रखो वेट से मेरा बच्चा, फिलहाल रिलेट करो आपको, मास होता है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स होता है मेरा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स होता है। वेरी गुड, ये अट्रैक्शन फोर्स बताना चाहता हूं मेरा बेटा कि अट्रैक्शन फोर्स को, जो फोर्स होता है उसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स दोनों बॉडी के मास के मल्टीप्लाई को बोलते हैं प्रोडक्ट। याद रखना, दोनों बॉडी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली बोलते हैं, दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस F is directly proportional to m1 into m2। जैसे यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी का जो नाम है A है, एक बॉडी का नाम क्या मेरा बच्चा M है, ठीक है। पहले वाली बॉडी का जो मास है m1 है और दूसरे वाली बॉडी का जो मास है डियर वो m2 है। तो दोस्तों हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है क्या, F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस माने क्या, मल्टीप्लाई किसका, m1 और m2 का। तो और लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। तो मतलब क्या, दूसरा कंडीशन ये है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बताना चाहता हूं दोस्तों इस केस में हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को आप लोग स्मॉल r या स्मॉल d ले सकते हो। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दैट मीन F
प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना है, 1/r² लिख दोगे तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरा बेटा। तो व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो क्या बोलोगे, बोलेगा क्या बोलोगे मेरा बेटा? इन द यूनिवर्स every object attract with the other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this is called as the universal law of gravitation। दोस्तों इसे ही हम universal law of gravitation कहते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, मास बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास कम हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर बेटा याद रखना अट्रैक्शन कम होगा। जैसे कोई चीज हम लोग कौन से चीजें कोई जब दूर जाती है मेरा बेटा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है मेरा बेटा, लेकिन वही चीज हमारे क्लोज रहेगी बेटा तो उनके बीच हमारे बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है दोस्तों, तो याद रखना है। तो हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो मेरा बेटा हमारे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। मैंने बोला डिस्टेंस को आप r की जगह स्मॉल d भी ले सकते हो मेरा बेटा। फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 मेरा बच्चा F is directly proportional to m1 into m2 upon r² हो गया। तो we are getting a formula F equal to g m1 m2 upon r² मेरा बेटा। अब आप बोलोगे मेरा बेटा कि जी यहां पर क्या है? जी मेरा बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा बेटा, जी यहां पर ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है मेरा बेटा, कैपिटल जी यहां पे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² मेरा बेटा। तो यहाँ पे जो कैपिटल G है r² के लिए आप लोग d² भी ले सकते हो मेरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो G है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता है बेटा वहां पे इक्वल है मेरा बच्चा, तो वहां पे कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा ही मेरा बच्चा। तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। बेटा कैपिटल जी होता है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन होता है, उसका कुछ वैल्यू भी है, वो होता है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दोस्तों। तो ये था मेरा बच्चा। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया सेंटर ऑफ मास, मैंने आपको पढ़ाया बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ साथ मेरा बेटा मैं आपको एक और टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोस्तों कैपिटल लॉ हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उसको मैं पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या जरा मेरा बच्चा, जरा सुनना बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरा बच्चा, वो समझ लो ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिलहाल एक समझ लो कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उस समय अगर हमारे अर्थ टुवर्ड्स अर्थ की तरफ गिर रहा है मेरा बच्चा, तो उसके अंदर जो मेरा बेटा याद रखना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलोगे? द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, दिस इज नोन एज बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मेरा बेटा जब हमारे धरती माता की तरफ, जब हमारे अर्थ की तरफ गिरती है मेरा बेटा, तो उस समय उसके अंदर जो मतलब हम लोग धरती माता नहीं, ऐसे हर प्लेनेट का ही कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन होता है मेरा बेटा, उनका अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अगर कोई भी बॉडी बेटा नीचे गिर रही है मेरा बेटा, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है तो उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोस्तों बताना चाहता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल g से। उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल GM अपॉन r² मेरा बेटा, कैपिटल GM अपॉन r²। कैपिटल G मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यहाँ पे कैपिटल M है जो मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल R है जो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो स्मॉल g इक्वल टू GM अपॉन r²। और मेरा बेटा मैं बात करना चाहता हूं एक नॉर्मल अर्थ सरफेस पे नॉर्मली मेरा बेटा g की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ साथ दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूं जिसका नाम है फ्री फॉल। दोस्तों फ्री फॉल क्या मतलब? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन ओनली बाय द ग्रेविटी दैट इज नोन एज अ फ्री फॉल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है लेकिन बस ग्रेविटेशन की वजह से, तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। और फ्री फॉल के हमारे बच्चे बात करेंगे तो हमारे पास फ्री फॉल के 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू gt, s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2gs।
आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्मॉल v, बचपन मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं u से, स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी को दिखाते हैं स्मॉल v से। वैसे ही बेटा v मतलब स्मॉल v है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया है। g का मतलब मैंने आपको बताया स्मॉल g बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। t का मतलब होता है टाइम। s का मतलब यहाँ पे सलमान खान नहीं बेटा, s का मतलब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। जब आपने बता रहेगा, 9th में पढ़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक प्लेस से निकल के दूसरे प्लेस पे जाती है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है मेरा बेटा। तो बेटा ये था हमारा फ्री फॉल। When any object falls down only by the gravity, this is known as a free fall. We are having a three formula: v equal to gt, s equal to half gt square और v square equal to 2gs। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि कैप्लर्स लॉ क्या होता है और रॉकेट लॉन्चिंग के लिए बेटा कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों एस्केप वेलोसिटी। लेकिन मैं आज के लेक्चर में नहीं हूं, मैं आपको ग्रेविटेशन के पार्ट 3 वीडियो में देने वाला हूं। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।